गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज से हम पढ़ाई चालू करेंगे। अभी तक तो बस कहानी सुन रहे थे। अब हम पढ़ाई के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसमें भी शुरुआत में कुछ चीज़ें फिर से कहानी जैसी है, और यहाँ से फिर हम अपना जो क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं वो पॉइंट्स चालू करेंगे। सो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम इंडेक्स से जाते हैं तो इंडेक्स में दिया हुआ है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ है कि भारत में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे क्या इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर इसके बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ये देखेंगे, और फिर थोड़ा बहुत ऑफर एक्सेप्टेंस ये सब क्या होता है ये समझेंगे। तो ये वाला चैप्टर जो है ये अब पढ़ाई की हम बात चालू करने वाले हैं। अभी तक के जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ कहानी टाइप था। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्यों ज़रूरत है, क्यों हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, कैसे क्या इवॉल्व हुआ, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था तब क्या चलता था। तो पहले के टाइम पे लोग भारत में खास तौर पे जो वेद वगैरह हैं इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। दैट मीन्स उसमें जो लिखा है उसको सही माना जाता था, उस हिसाब से काम किया जाता था। तो वो चीज़ें पहले बताई है। तो हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले बताया एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में क्या होता था। जब ऐसा कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, डेडिकेटेड लॉ नहीं था फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कानून नहीं हुआ करता था उस टाइम। हिंदू लॉ के कुछ सोर्सेस हैं जैसे कि वेद हो गए, धर्मशास्त्र, स्मृति, श्रुतिज, ये सब अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी बात हो रही है। वो रेफर किए जाते थे, दे वर रेफर्ड टू प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन सिमिलर टू कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी वही प्रिंसिपल्स लगाते थे जो हमारे धर्म में लिखे हुए थे। वही चीज लोग फॉलो करते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वर बायलैटरल ट्रांजेक्शन। बायलैटरल का मतलब है दोनों जन जब एग्री करते थे तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स आज भी वही है कि दोनों को हाँ बोलना चाहिए, दोनों जन एग्री करना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं अगर आपको जबरदस्ती कुछ करने बोलूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ और आप खुद अपने इच्छा से तैयार हैं वो कार्य करने को, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बायलैटरल। दैट मीन्स दोनों पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ये फ्री कंसेंट से, अपने इच्छा से, खुद के सोच समझ से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनसे जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ये बेसिक चीजें शुरुआत में मानी जाती थी। ये आज भी चल रहा है। अगेन ये हिस्ट्री है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट जो पुरानी चीजें हैं वो आपको थोड़ी बहुत पता रहनी चाहिए। फिर मुगल पीरियड आया। जब मुगल्स आए भारत में तो इन्होंने जो मोमेडियन लॉ है उसको लेके आया साथ में। तो कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें मोमेडियन लॉ के द्वारा किए जाते थे। इसमें कुछ अरेबिक टर्म्स आपको देखने को मिलती है। अक्द, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस पढ़ना है, आपको दिया है इसीलिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी नहीं तो मैं पुरानी बुक्स में ये सब चीज़ें रखा नहीं था, बट अभी क्योंकि दिया है इंस्टीट्यूट ने इसीलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अक्द का मतलब था कॉन्ट्रैक्ट। फिर इजाब, दैट मीन्स प्रपोजल। प्रपोजल यानी एक ऑफर, जैसे एक व्यक्ति दूसरे को कुछ ऑफर कर रहा है और दूसरा उसको हाँ बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, कबूल। तो कबूल यानी एक्सेप्टेंस। तो ये वर्ड्स आगे भी हम पढ़ेंगे, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। तो वैसे देखा जाए तो सब लगभग सभी जो कानून है या ग्रंथ है लगभग एक ही बात करते हैं। तो इसमें भी जो मुगल रूल है उसमें भी आप देखोगे कि एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस, ये उसमें भी जरूरी होता है। एक जन ऑफर देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है। अगर मैं आपको कार बेचने के लिए पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए में, तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, आप हाँ बोलते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं। तो आज भी वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वही चलता है, और दोनों जन फ्री कंसेंट से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहला फुसला के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको अपनी कार बहला फुसला के चिपका दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वही चीजें आज भी चलती है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक ऑफर, एक प्रपोजल, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो आज भी ये चीजें हैं, बट ये पहले से ही चली आ रही हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन इस्लामिक लॉ में यहां भी एक्सप्रेस कंसेंट लगती थी। कंसेंट यानी वही कि हाँ बोलना पड़ता था, जरूरी था, और विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, सीधा सीधा हाँ बोलो, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सीधा सीधा हाँ। सो तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। ठीक है। सो कबूल है बोले, लेकिन फिर कंडीशन लगा दी ये नहीं चलेगा, तो कबूल अभी भी चलता है। वो निकाह होता है तो वहां पे वही एक ऑफर होता है, दूसरे को बोलते हैं कबूल है क्या, फिर वो बोलते हैं हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल। तो ऐसा रहता, हाँ सच में ऐसा होता है। सो ये कबूल, ये ना एक्सेप्टेंस, तो क्या तुमको ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस है, तो वो बोलते हैं हाँ कबूल है, तो दैट मीन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। इनफैक्ट मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर होता है। सो अगर आप मोमेडियन लॉ देखोगे तो उसमें मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें ही नहीं, इंग्लिश लॉ में भी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये देखेंगे अपन आगे चल के, थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको पता लगेगी। सो मुगल रूल के टाइम पे अगेन जो इस्लामिक लॉ है वो अप्लाई होते थे, या मोमेडियन लॉ है वो अप्लाई होते थे। उसमें अक्द था, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इजाब यानी प्रपोजल, एंड कबूल दैट मीन्स एक्सेप्टेंस। फिर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में भी कुछ चीजें बताई गई है। एक्चुअली ये सिमिलर ही है, एंशियंट टाइम पे और हिंदू लॉ दोनों सिमिलर ही चीज है। हिंदू लॉ डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इंग्लिश कानून अलग चीजें बोलता था और हिंदू लॉ अलग बात करता था। इट वॉज डिराइव फ्रॉम कस्टम्स, ये जो तौर तरीके चले आ रहे, जैसा कि मैंने बताया ये वेदास वगैरह को हम फॉलो करते थे, वही चीज यहाँ भी दी है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, सो स्मृतिकारास के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन किया जाता था वेदा का, तो ये इसके थ्रू कानून बनाए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट के। सर्टेन इंडिविजुअल सच एज, इसमें ये भी लिखा था अपने वेदों में कि माइनर्स, छोटे बच्चों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहला फुसला के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनका नुकसान किया जा सकता है। तो इसमें ये भी चीजें थी। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, कोई ऐसा नशेड़ी है, गांजा पी के पड़ा है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते थे। तो ये सब दिया था। बुजुर्ग लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था, अलाउड नहीं था। handicapped individuals were considered unable to enter into valid contracts। यहाँ हैंडीकैप्ड यानी जो मानसिक रूप से हैंडीकैप रहता था उनको जनरली, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता था, जो पप्पू है, जिसको पता नहीं कि उसके लिए अच्छा है कि बुरा है। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन दिमाग नहीं चलता उसका, तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका लॉस हो सकता है। इसीलिए इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बाहर रखा था। ये ऐसा नहीं था कि इन लोगों के साथ गलत होना चाहिए, इनको जानबूझ के प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि इनको बहला फुसला के लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हिंदू लॉ ऐसा बोलता है। सो देयर वर इवन एजेस, एज क्लासिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंस। तो एज के हिसाब से डिसाइड करते थे कि माइनर कौन है, कौन माइनॉरिटी के बाहर आ जाएगा। तो माइनर जो छोटे बच्चे होते हैं वो माइनर है, बट छोटे बच्चे कौन है वो सब इसमें डिफाइन किया था। तो हिंदू लॉ में भी डिफाइंड है। आज भी ये चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं। तो अपना जो कानून है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसका ये मतलब नहीं पुरानी चीजें पूरी खत्म हो जाती है, तो वो चीजें इवॉल्व होती है धीरे धीरे, और वही चीज आगे फिर बढ़ती रहती है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ आए ब्रिटिशर्स। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पूरे कानून को तहस महस कर दिया, उन्होंने बहुत लूटपाट किए। ब्रिटिशर्स और मुगल्स दोनों के टाइम पे ये हुआ कि अपने बहुत सारे वेद को खत्म हो गए, खत्म कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे जो पुरानी किताबें थी वो खत्म हो गई। तो फिर हमारे पास वो सोर्स ही नहीं रह गया, और अल्टीमेटली फिर हम लोग अब जो भी कानून पढ़ते हैं वो सब ब्रिटिशर्स के बनाए गए कानून को हम फॉलो करते हैं। तो बाद में ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश लॉ अप्लाई किया। इंग्लिश लॉ यानी कौन सा, जो इंग्लैंड में चलता था। तो हिंदू लॉ अलग था और इंग्लिश लॉ अलग था, जैसा कि ऊपर लिखा ही है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फिर पूरा पूरा इंग्लिश लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन हर जगह नहीं। इन्होंने जो बड़े शहर थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा, यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया 1726 के चार्टर के तहत। इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अगर अलग अलग रिलीजन के लोग थे तो वहां पे जो मुजरिम है या जो एक्यूज्ड है उसके कानून अप्लाई होते थे। जैसे अगर एक पार्टी समझो हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन अगर आरोपी है तो उसके कानून अप्लाई होते थे।
सो इस प्रकार से जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का मतलब जो बचाव कर रहा है, जिस पे आरोप लगाए, तो उसके जो कानून है वो अप्लाई होते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म कानून नहीं थे। आज भी हम इससे जूझते हैं, आज भी यूनिफॉर्म कानून नहीं है, इसीलिए झगड़े चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, क्योंकि आज भी हिंदू लॉ के कुछ हिस्से चलते हैं, आज भी मुस्लिम लॉ चल रहा है। तो वो चीज़ों को खत्म करके पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ये आज भी नहीं है। आज भी हर कानून में अलग अलग तरह से चीज़ें होती है। हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू मैरिज अलग टाइप से होता है, फिर मोहम्मदियन लॉ के हिसाब से अलग मैरिज होते हैं। तो ये सब में अलग अलग कानून आज भी अप्लाई हो रहे हैं। बट इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो सरकार चाहती है कि सब कानून हटा के सिंपली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, जिसमें पूरे देश के जितने भी नागरिक है सबके लिए एक ही कानून रहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में चलता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई रिलीजन के बेसिस पे किसी को कोई अलग रूल लग रहा, किसी को कोई अलग रूल लग रहा, तो सबको एक ही रूल लगते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग रूल रहते हैं। जैसे इवन मैरिज से रिलेटेड है, तो हिंदू है तो एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम है वो 4 शादी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कानून आज भी हैं। सो ये कानूनों को खत्म करना अपने भी देश में अभी चालू है, कि ऐसे अलग अलग कानून होना ही नहीं चाहिए, एक ही कानून हो, क्योंकि सब देश के लोग एक ही है, नागरिक एक है, इसीलिए सबके एक ही कानून के द्वारा सबको बांधना चाहिए। तो ये चालू है अभी, अब देखते हैं क्या होता है। बट बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अपना देश जो है उसमें हर प्रकार के लोग हैं, और इसीलिए तकलीफ जाती है ये सब चीजें अप्लाई होने को। तो देखते हैं, धीरे धीरे होगा चीजें, देखो अब क्या होता। चलो खैर। हाँ, तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पे आरोप लगे हैं, उसके यहाँ का जो कानून होता था, जैसे अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू लॉ के हिसाब से डिसीजन देंगे, मुगल होगा यानी मुस्लिम होगा तो मुगल रूल के हिसाब से, मोमेडियन लॉ के हिसाब से डिसीजंस देंगे। आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये टाउन्स छोड़ दिए तो बाकी के जगह पे जो नॉर्मल कानून चलते थे वो नॉर्मली जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, इस पे बेस्ड थे। जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जस्ट नेचुरल, जो नेचुरल जो रूल्स निकल के आते हैं कि खुद के केस में खुद ने डिसीजन नहीं देना, वो सब रूल्स फॉलो किए जाते थे। तो ऐसे जब स्पेसिफिक कानून नहीं थे तब की बात। फिर ब्रिटिशर्स ने फाइनली भारत में भी एक कानून बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम भले ही पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज के दौर में, पर ये जो बनाया गया है बाबा आदम के जमाने में बनाया है, जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। तो एक्चुअली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है, ये इंडियन पार्लियामेंट ने नहीं पास किया। तो आप देख ही सकते हैं उसमें 1872 का कानून है वो, अपने को आज़ादी 1947 में मिली, तो उसके बाद का कानून नहीं है ये। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कानून आज तक चल रहा है। और ज़्यादातर देश में ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये ब्रिटिशर्स के ही चल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया था, पूरे दुनिया में राज था उनका। ऐसा बोला जाता है तो इत्तू से कोने में पड़े हैं छोटे से, बट उनका राज पूरे दुनिया भर में था। ऐसा बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि कहीं सूर्य अस्त होता था तो कहीं पे उदय हो जाता था। तो इतना फैला हुआ था उनका साम्राज्य, लेकिन फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। तो होता है ऐसा कभी कभी, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो खैर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ब्रिटिशर्स ने बनाया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बना है ये। सो ये जो मैंने आपको बताया प्रक्रिया पहले चैप्टर में, वो आज की प्रक्रिया है, आज कानून ऐसे बनते हैं, बट पहले ऐसे नहीं बनते थे। ये तो 1950 के बाद की बात हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट कब आया, 1950 के बाद। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से चालू हुई है चीजें, उसके पहले कानून अलग प्रकार से बनते थे, जो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। इंटरमीडिएट में हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कानून पहले कैसे बनते थे। तो पहले ये अपना कानून आने के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले भारत में अलग टाइप से कानून बना करते थे। तो उधर पहले तो ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिशर्स बनाते थे। उसके बाद भी 3-4 साल जो है, 47 से 50 तक के जो टाइम था, उस टाइम में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का था, तो उस टाइम में कानून कुछ अलग प्रकार से बनते थे। वहाँ इंडियन लेजिस्लेचर था, डोमिनियन ऑफ इंडिया था, उसके हिसाब से बनते थे। सो और इस बीच में बहुत सारे कानून बने। एक तो अपना खुद का कानून है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जो 1949 में बना है। तो 47 में आज़ाद हुए, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट उसके बीच में ये वाला एक्ट बना है। तो इस बीच भी कानून बने हैं। तो ये लेकिन अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट में जब हम जाएंगे, जिसको अभी काफ़ी टाइम है, तो तब हम देखेंगे कि कैसे क्या पहले कानून बना करते थे। तो वो बाद में बात करेंगे हम। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये लेके आया फिर भारत में, और ब्रिटिशर्स ने फिर इसको अप्लाई किया। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिप्लेस द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया
तो ये हटाया गया। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे भी इसका मकसद वही था, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं तो यूनिफॉर्म हो गए। जैसे आप लोग सब बैठे हैं, यूनिफॉर्म, एक जैसे, यूनि मीन सिंगल, फॉर्म यानी प्रकार, तो एक प्रकार के, तो सबको एक प्रकार के कानून अप्लाई हो, इसीलिए फिर ब्रिटिशर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था। सो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जिसका अगेन एग्जाम पर्पज से आपका कोई लेना देना नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर द हिस्टोरिकल जर्नी हाईलाइट्स द डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेट्स द स्टेज फॉर द कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसीलिए आपको ये कानून का नाम भी दिखेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये 1872, ये कौन से साल बना है वो साल इसमें लिखा होता है। और इंडियन इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स हर जगह कानून बनाते थे, तो वो जिस देश के कानून बनाते थे वहां का नाम लिख देते थे। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया, फिर पार्टनरशिप एक्ट है तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि भारत में वो भारत के लिए बनाए गए थे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ये अप्लाई होते थे। ठीक है, सो पाकिस्तान भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ता है, अब उन्होंने नाम बदला होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही है, सेम ही है। ठीक है, सो ये है सिंपल से कुछ पॉइंट्स। देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको अब तारीख वगैरह बताई है थोड़ी, अगेन रटने की जरूरत नहीं, सिंपली बताया है। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भारत में, ये कहाँ लिखा है, तो हर कानून का, हर लॉ के पीछे एक एक्ट होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। जितने भी लॉ हैं, सबसे पहली चीज है वो एक्ट से निकल के आता है, फिर एक्ट में अगर कोई चीज नहीं दी है तो फिर झगड़े होंगे, केस फाइल होगा, फिर केस लॉ बनेगा। तो हर कानून, जितने भी कानून बनते हैं, तो कानून में सबसे पहले एक एक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे भी एक एक्ट है, तो जितने भी लॉ है उसका एक एक्ट होता है। वैसे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सबसे मेन चीज है जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कानून निकल के आता है। तो ध्यान रखो, लॉ इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, फिर इवन जुडिशियल डिसीजंस, ये सब कानून का हिस्सा है। उसमें से एक्ट इज जस्ट अ पार्ट, वो सिर्फ वो जो बुक में लिखा है वो एक्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा लॉ पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ते, हम पूरा कानून पढ़ेंगे। कई जगह कुछ केसेस होंगे, वो केस लॉ पढ़ेंगे कि वो केस में क्या हुआ था, फिर हम देखेंगे वो जो केस में हुआ था वो अब कानून का हिस्सा बन चुका है, अब फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम हर जगह वो अप्लाई करेंगे। सो ये पूरा लॉ पढ़ रहे हैं अपन अब। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्ट की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, विच इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ। सबसे बेसिक लॉ है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप कहीं भी जाओगे, सबसे पहले अगर आपको बिजनेस लॉ पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ाया जाता है। सो पूरे देश भर में कहीं भी कोई भी कोर्स करो, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा बिजनेस लॉ में। तो क्रिमिनल लॉज में नहीं, बट ये बिजनेस लॉज है, तो बिजनेस लॉ का सबसे बेसिक एलिमेंट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले पढ़ाया जाता है बिकॉज इट इज द फंडामेंटल aspect of, it has the fundamental aspect of mercantile law. mercantile means business, तो merchant से word है, merchant means trader, businessman, तो mercantile means business law या commercial law, significantly impacting the trade, commerce and industry, established on 25 अप्रैल 1872। तो बन गया था ये, यानी पास हो गया था 25 अप्रैल 1872 को, बट इसको चालू कराया गया था 1 सितंबर 1872 से। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, बट सरकार एक डेट बताती है कि ये कानून तो बन गया बट ये इस तारीख से चालू होगा। तो इन्होंने चालू किया था इसको 1 सितंबर 1872 से, सितंबर 1 1872। The act aims to define and amend the aspect of contract law. It applies to the entire India, including the state of Jammu and Kashmir. तो पूरे देश भर में एक प्रकार से लागू होता है। ठीक है, पहले एक टाइम था कि भारत के कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, तो लेकिन अब चेंजेस हो चुके हैं, अभी तो आपको पता ही है, आपके सामने हुई है ये चीज़ें, तो अब जम्मू कश्मीर में भी अपने पूरे कानून अप्लाई होते हैं। उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने छोड़ के गए थे ना, तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने हमको आज़ादी तो दे दी है लेकिन उन्होंने हर जगह छोटे छोटे ऐसे हिस्से छोड़ दिए थे। तो बहुत सारे जगह प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करते थे, फिर कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो प्रिंसली स्टेट को उन्होंने जोड़ा ही नहीं, प्रिंसली स्टेट को बोल दिया वहाँ राजा का राज चलता है तो राजा का ही राज चलेगा। तो ब्रिटिशर्स के केस में अलग अलग स्टेट थे, पार्ट ए, बी, सी और डी, तो उसमें जो पार्ट बी स्टेट्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे,
जैसे हैदराबाद हो गया जहाँ निज़ाम्स का राज हुआ करता था, वैसे ही जो जम्मू कश्मीर है वहाँ राजा हरि सिंह का राज था। यो हरि सिंह नहीं, हनी सिंह नहीं, हरि सिंह। तो एक हरि सिंह है, उनका राज था। तो जब अंग्रेज गए ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे देश को आजाद कर दिया और टुकड़े में बांट दिया, 3 हिस्से में। तो 3 हिस्से में बांटा था उन्होंने भारत को। एक इंडिया अपना, जो हिंदुस्तान बोला, दूसरा पाकिस्तान, और एक और पाकिस्तान था। तो दोनों पाकिस्तान थे, ईस्ट और वेस्ट। पता होगा शायद आपको, पता है इतना। जो आज बांग्लादेश है वो पाकिस्तान था पहले, ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट पाकिस्तान था। फिर उसके बाद इन्होंने जो बाकी के छोटे छोटे राजाओं के जो राज थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। जैसे जम्मू कश्मीर है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हैदराबाद है उसको छोड़ दिया, ऐसे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको छोड़ दिया। अब इसमें तकलीफ ये हो गई कि बीच बीच में गैप हो गई। तो यहाँ पे फिर सरदार पटेल थे, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया और सबको जोड़ने का काम किया। लेकिन ये जोड़ने का काम तो आगे हुआ, इसके पहले ही जैसे ही अंग्रेज गए तो 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पे। कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को बोला हमारे साथ जुड़ जाओ, उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि उनको ओपन छोड़ के गया था। बाद में फिर वो अपने पास आए, भारत के पास, कि हमको बचाओ, हमको शरण दो करके। तो अपन ने उनको फिर उस टाइम बचाया। तो पहला वॉर जो है इंडिया पाकिस्तान का आज़ादी के बाद ही हो गया था, 7 दिन बाद। सो तब से अपना कश्मीर जो है वो पूरा नहीं है अपने पास। आधा कश्मीर उन्होंने हड़प चुके हैं उस टाइम से, एकदम शुरुआत से। तो पाकिस्तान में आधा कश्मीर अपन बनाते जरूर हैं। आप देखोगे तो भारत के नक्शे में पूरा कश्मीर दिखता है ऐसा। बट फैक्ट ये है कि यहाँ से इतना कश्मीर जो है, ये कश्मीर जा चुका है पाकिस्तान के पास, ये पीओके है। तो बहुत ज्यादा हिस्सा उनके पास गया है, अपने पास इतना ही है। इतने में भी, हाँ, इतने में भी यहाँ पे सीओके है, COK 1 और COK 2। तो दो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो अपना जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, अपन पाकिस्तान में घुस के नहीं मारे थे, यहाँ पे थे वो। तो यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और LOC यहाँ से जाती है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये कारगिल वगैरह ये इधर आता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से जाती। इसीलिए इतना हिस्सा जो है ना, ये अभी भी डिस्प्यूटेड है। ये हिस्से को आज भी पाकिस्तान अपने नक्शे में जोड़ता है और भारत अपने नक्शे में भी जोड़ता है। सो अपने नक्शे में भी आपको कश्मीर का ये हिस्सा दिखेगा, और पाकिस्तान भी ये जोड़ता है। इसीलिए उसका, आप कभी ये देखना, कुत्ते जैसा उसका मैप दिखता है। तो कुत्ते जैसी हरकत किया था ना उसने। नहीं, सच में आप देखो कभी, देखो मैं बताता हूँ। वो कुत्ते जैसी हरकत करेंगे तो होंगे ही। देखो बताता हूँ। ये देखो, ये एक्चुअल में अगर देखे तो ऐसा दिखना चाहिए। ये ऐसा, ये नहीं दिखना चाहिए उसमें। लेकिन वो ये जो कश्मीर का हिस्सा ये जोड़ता है। ये वाला मैप देखो, ये देखो कुत्ता बैठा है, दिख रहा है ना, ऐसा कुत्ता बैठा है। तो ये है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, ये पूरा। तो ये उन्होंने हड़प लिए हैं। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा अभी भी अपने पास नहीं दिखता है, वो उनके पास दिखता है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल भी यहाँ से जाती है। आप इंडिया का मैप देखोगे तो भी समझेगा। तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा दिखता है। लेकिन कुछ कुछ मैप्स में आपको दिखेगा कि जहाँ पे ये हिस्सा दोनों में जोड़ा है। ये देखो, इसमें सैटेलाइट इमेज दिया है, इसमें पाकिस्तान ने यहाँ पे, ये पाकिस्तान में जोड़ा उन्होंने, इंडिया में नहीं जोड़ा। तो कहीं कहीं अलग अलग भी ऐसा बताते हैं। दिख रहा है क्या आपको? क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं सोचा अब उतना ओपन करने से अच्छा ऐसे ही देख लो। अरे, इतने से, एक मिनट, दूसरा देखते ना, वो इमेजेस है अपने पास। पूरा दोनों एक साथ देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये वाले मैप में अगर आप देखोगे तो ये वाले मैप में आपको दिखेगा कि इंडिया में ये हिस्सा दिख रहा है आपको। और एक दूसरा मैप है बाजू में ही जस्ट दिया है। इस मैप में देखोगे कश्मीर का हिस्सा ये खा जाते हैं, और इधर से चाइना वाले यहाँ का हिस्सा खा जाते हैं। तो ये अपने मैप में इसीलिए ऐसा ये है, यानी
डिस्प्यूटेड है वो, ये अभी भी कश्मीर है, लेकिन उसको पीओके बोलते हैं क्योंकि उसने ऑक्यूपाई किया, ओनरशिप अपनी है बट ऑक्यूपाइड है उसके द्वारा। सो ये सेम चीज इनने भी किया, रशिया वालों ने। अभी रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा था वॉर, उसमें वही रीजन है कि जो रशिया है उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, एक्चुअली रशिया की ओनरशिप नहीं थी उसमें। रशिया ने यूक्रेन वगैरह की जो एरिया टेरिटरी ऑक्यूपाई किया है। अपन इसीलिए उस पर शांत थे, क्योंकि अपन बोलेंगे कि रशिया गलत कर रहा है या रशिया सही कर रहा है, कुछ भी बोलेंगे अपन, तो अपन भी ऐसे डिस्प्यूटेड पॉइंट में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए अपन कुछ उस पर बोल नहीं सकते, इसीलिए अपन शांत है, अपने देश ने कुछ भी नहीं बोला। तो जो चल रहा था वो चल रहा था, वैसे रशिया की गलती है उसमें, ठीक है। लेकिन अपन रशिया के खिलाफ नहीं जाते, रशिया अपना फ्रेंड है। अरे सच में वैसा फ्रेंड नहीं है जी। तो रशिया जापान ये हमेशा से भारत के तरफ रहे हैं, कोई भी वॉर वगैरह हुआ है तो हमेशा भारत का साइड दिया है इन्हें, ठीक है। और ये बांग्लादेश है। और ऐसा बात तो ये भी निकलती है, बात तो ये भी चल रही थी कि यहाँ से एक रोड जाने वाला था जिसमें अ, ये दोनों पाकिस्तान को कनेक्ट करने की बात की थी, तो उसके कारण फिर इंडिया के दो हिस्से हो गए होते। तो इसीलिए किसी ने फिर, नत्थू था एक, नत्थू नत्थू जी, उन्होंने गोली मार दी ताकि ये ना हो पाए। नहीं, ये रीजन है एक्चुअल में, ये माना जाता है। अब उतना अपने को पता नहीं कि क्या रीजन था, बट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से एक रोड सैंक्शन किया था बापू ने, आपके बापू, हाँ, बापू जी ऐसा बोलना चाहिए। तो रिस्पेक्ट देना, फादर है, फादर ऑफ द नेशन। सो लेकिन हरकतें तो गड़बड़ी किए थे उन्होंने, तो यहाँ से रास्ता दे रहे थे वो, तो ये गड़बड़ थी इसीलिए मार दिया गया, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा बोलते हैं। अब मेरे को क्या पता नत्थू क्या सोच रहे थे, तो वो तो जो सोचे होंगे वो सोचे होंगे, ठीक है। तो खैर, तो मैं कहाँ आपको कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो बता रहा था। तो वो कश्मीर के प्रॉब्लम से कहाँ पहुंच गए, ये देखो, ये बता रहा है असली मैप, ये वाला देखो। ये बता रहा है असली मैप, यहाँ देखो, ये अक्साई चीन है यहाँ, और ये एक सीओ के है, दो सीओ के है। डाउनलोड करने बोल रहे हैं अंकल। अरे हाँ, ये इसमें दिख रहा है। तो ये यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल जा रही है, ये जो अपनी एलओसी जाती है ना, यहाँ से जा रही है। ऐसा है, ये हिस्सा उन्होंने खा गए, ऐसा है। और ये अक्साई चीन है, यानी चाइना ने जो खाया, CO के 1 CO के 2। टू कहाँ है पता नहीं, यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है वैसे, वो इधर कहीं आता है, ठीक है। मैं गया नहीं ना कश्मीर, जाके देखूंगा एक दिन। बेकार लोग है, लेकिन ऐसा क्यों हड़पना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा जो है रखो, हमारा जो हम रखते हैं। ऐसा हड़पने गए तो आज तो श्रीलंका ही नहीं बचा होता, अगर अपन हड़पते तो बताओ ना, श्रीलंका नेपाल इतू इतू से छटाक भर के खा गए होते अपन। लेकिन खैर, अपना वो नियत नहीं है, इनफैक्ट अपनी नियत अच्छी है। जब पाकिस्तान के और बांग्लादेश का झगड़ा था, उसमें भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करने में हेल्प किया था 1971 में, तो उसके बाद बांग्लादेश बना है। इसीलिए बांग्लादेश अलग से नाम है उसका, और पहले जो था वो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 71 में आज़ादी मिली थी उनको, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अपनी नियत खराब नहीं है, तो इसीलिए बचा है। तो ये दोनों बचे हैं, श्रीलंका भी बचा है, नेपाल भी बचा है। अपनी नीयत अगर पाकिस्तान जैसी होती तो हड़प ही लिए होते ना अपने, खा गए होते, इधर से भी लिए उधर से भी, हो गया। जाओ तुम। वैसे भी अब श्रीलंका की तो हालत बचाव करने की भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है। तो पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, डूब चुका है वो। होता है, देश भी डूबते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अपना कानून अप्लाई होता है। अच्छा, ये डुप्लीकेट हो गया क्या, ऐसा हुआ है, पेज रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे हम। डिलीट हो नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से करेंगे, बहुत ऑप्शन है अपने पास। यस।
हो गया डिलीट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2.3 2.4, ठीक है। हाँ, चलो, तो ऐसा है। तो ये कानून के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले रहे थे अपन। अगेन ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है, आपको ये सब नहीं पूछेंगे कब बना, कब से अप्लाई हुआ, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। एक बार इस पे क्वेश्चन आया था बहुत जमाने पहले, 2012 या 13 में, सो बहुत पहले आया था। सो वो भी उस टाइम एमसीक्यू हुआ करता था, सीपीटी पैटर्न होता था, वो सीपीटी में गोले मारना पड़ता था, उसमें एमसीक्यू में पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस दिन से चालू हुआ है। तो एक ही बार इस पे क्वेश्चन आया है पूरे जीवन काल में, तो 1 सितंबर 1872, इसके बाद कभी नहीं आया, उसके पहले भी कभी नहीं आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्कीम ऑफ द एक्ट, स्कीम मींस इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। स्कीम का मतलब है क्या क्या है इसमें। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बोलोगे हाँ स्कीम में क्या क्या है, फिर वो बताएंगे वाटर राइड है, ये है वो है, तो वो स्कीम। तो स्कीम यानी वो पैकेज, पैकेज में क्या क्या है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या है, हमको यहाँ दो चीजें पढ़ना है। ये एक्ट को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहली चीज है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक सिद्धांत है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीजें होती है, कैसे परफॉर्म होगा, ये सब चीजें। तो ये सब हमको एक एक करके देखना है। इसमें सेक्शंस दिए जाते हैं, जितने भी कानून है ना सेक्शन वाइज लिखा होता है वो। इसको सेक्शन वाइज लिखने का मकसद होता है ताकि उसको इजीली कोट किया जा सके, किसी को रेफरेंस देना है बताना है तो इजीली किया जा सके। सोच के देखो सेक्शन वाइज नहीं होता तो कितनी तकलीफ होती। सोचो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन वाइज नहीं है, इधर जज साहब बैठे, इधर एक वकील साहब है, उधर दूसरे वकील साहब है और मुजरिम खड़ा है। अब यहाँ पे वकील साहब को बताना है कि जज साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा लिखा है, तो कैसे बताएंगे। तो जज साहब के सामने एक बुक है, वकील साहब के सामने बुक है, वकील साहब खोलेंगे बुक, वो गिनेंगे पेज नंबर 23, फिर लाइन नंबर 18 में देखो ऐसा ऐसा लिखा है। तो अगर सेम बुक है दोनों के पास तो ठीक है, इनके पास जज साहब के पास बड़ी बुक है, उसमें पेज नंबर 23 है ही नहीं, उसमें 20 पेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दिए। और वकील साहब के पास छोटी बुक है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, कोट कैसे करेंगे कि कहाँ लिखा है, कैसे बताएंगे अपन। इसीलिए इनको लिखा जाता है सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज लिख दिए, दैट मीन्स उसमें पॉइंट वाइज लिखा है कि ये वाला पॉइंट है, इसमें ये चीज है, दूसरा पॉइंट है ये है, तीसरा ये है, इसको हम सेक्शन बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलो तो हिस्सा है वो। सेक्शन का क्या मतलब है, दैट मीन्स अ पार्ट। तो वो एक एक पार्ट में लिखा जाता है ताकि कल चलकर कोर्ट करना है तो इजीली कोर्ट किया जा सके। कल चलकर अगर वकील साहब कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई है ना, मारपीट नहीं, वो जो केस फाइल होती है उसको भी लड़ाई बोलते हैं, फाइट हो रही है। तो ऐसे केस में वकील साहब अब क्लियरली बता सकते हैं कि जज साहब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में ऐसा ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे कोई भी बुक हो वकील साहब के पास, कोई भी बुक हो जज साहब के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बुक में सेक्शन 30 में वही चीज लिखी मिलेगी जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। तो इसीलिए उसको सेक्शन वाइज लिखा जाता है, यूनिफॉर्मिटी आने के लिए, कोट करना आसान हो जाए इसके लिए। तो हमेशा वो हिस्से में लिखा जाता है, कोई भी कानून सेक्शन वाइज ही लिखा हुआ दिखेगा आपको। आगे फिर मैं बताऊंगा सब सेक्शन क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, ऐसा धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे जानेंगे। तो पहली चीज हमको यहाँ पे जो पढ़ना है दैट इज द जनरल प्रिंसिपल्स, एकदम बेसिक चीजें कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, पार्टीज कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें हमको समझना है। फिर हम देखेंगे दूसरा हिस्सा है स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से थोड़े अलग हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कर लिया हमने, ये इंडेमनिटी है कि अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो ये इंडेमनिटी कहलाता है। तो नुकसान की भरपाई करना, टू रियम्बर्स द लॉस, टू पे फॉर द लॉस। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की गारंटी लेता है। जैसे समझो आप लोन लेने जाते हो बैंक में, बैंक बोलता है गारंटर लेके आओ, तो मैं आता हूं और मैं बोलता हूं बैंक को कि हाँ इनको आप लोन दे दो, ये लोन रीपे करेंगे, दैट मीन्स मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आप रीपे नहीं करोगे तो बैंक मुझसे ले सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम जनरल प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ेंगे, इंडेमनिटी एंड गारंटी।
वैसे ही बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट यानी जिसमें हम एक व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं यूज करने के लिए। जैसे समझो आज मौसम बड़ा अच्छा है, आपकी क्लास करने की इच्छा नहीं हो रही, आप मुझे बोलते हैं क्लास के बाद कि सर एक काम करो ना, आज छुट्टी दे दो हमको। मैंने बोला यार मेरी क्लास तो है नहीं, मैं छुट्टी नहीं दे सकता। फिर आप बोलते ठीक है सर मैं आज बंक मारता हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ अपने रिस्क पे। आप बोले ठीक है मैं जाता तो हूँ, लेकिन एक काम करो सर आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। मैं भी सोचा चलो आप मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट है, मैंने अपने बाइक की चाबी आपको दे दिया, आप जाओ घूम फिर के आओ, 1 घंटे बाद गाड़ी लाके दे देना। ये कहलाता है बेलमेंट, जिसमें मैंने आपको एक चीज यूज करने दिया, जब यूज पूरा हो जाएगा तो आप मुझे वो वापस ला के दे दोगे। जैसे 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे बाद आप वो मुझे वापस ला के दे दोगे। तो इसमें मैंने आपको ओनरशिप नहीं दिया, आप ओनर नहीं बन गए मेरी बाइक के, लेकिन आपको उसकी डिलीवरी होती है, पोजेशन मिलता है, कंट्रोल मिलता है, आप उसको चला सकते हैं, बाद में लाके मुझे वापस कर दोगे। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये बेलमेंट कहलाते हैं। तो हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चीज यूज करने को देते हैं, कोई पर्पस के लिए देते हैं। बिल्कुल सिमिलर होता है एक प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट। प्लेज में भी हम गुड्स दे रहे हैं, लेकिन उसका पर्पस होता है सिक्योरिटी। इसको आप हिंदी में बोले तो गिरवी रखना। सो प्लेज का मतलब है गिरवी रखना। जैसे समझो मुझे पैसे की आवश्यकता थी, पैसा है नहीं मेरे पास, गरीब आदमी हूं मैं, तो मैं जाता हूं, मैं हीरे की अंगूठी गिरवी रख देता हूं और बदले में 1 लाख रुपए लोन लेके आ जाता हूं। तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो प्लेज मीन्स गिरवी रखना। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एजेंट अपॉइंट करता है। मुझे एक मकान बेचना है, मैंने एजेंट को बोला कि भाई ये मकान बिकवा के दे दे, तो एजेंट वो मकान मेरे बिहाफ में बेचेगा, तो मेरे बिहाफ पे काम करता है, इसको हम बोलते हैं एजेंट। तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी हमको अलग से पढ़ना है। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम अभी शुरुआत करेंगे, और उसके बाद एक बार ये पूरा हो गया तो फिर हम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चर्चा चालू करेंगे। पहले ये जो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये फाउंडेशन के कोर्स में नहीं हुआ करता था, ये इंटर में होता था, बट अभी न्यू कोर्स में ये इंटर से हटके फाउंडेशन में वापस लाया है। ठीक है, सो अभी ये भी फाउंडेशन में दिखेगा आपको, ये भी दिखेंगे। आप अगर देखेंगे यहाँ ध्यान से तो बीच में यहाँ गैप है, 1 से 75 है, यहाँ 76 से लेके 123 सेक्शंस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में कई बार बदलाव होते हैं, और एक मेजर बदलाव हुआ था 1930 में। 1930 में जब ब्रिटिशर्स का ही राज था, अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने सोचा कि आजकल लोग गुड्स खरीदने बेचने के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करने लगे हैं, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहां पे एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब 1930 में बनाया, तो फिर यहां पे जो प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस एक्चुअली डील करते थे सेल ऑफ गुड्स से, बट जब उसका अलग से कानून बन चुका है तो फिर आपको यहां इस प्रोविजन को रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये सेक्शंस यहां से डिलीट कर दिए गए। तो यहां पे इसलिए गैप दिखता है आपको, तो यहां डायरेक्टली 75 के बाद 124 सेक्शन नंबर दिखेगा, बीच में गैप है। ये गैप क्यों है? क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे, पहले सेल ऑफ गुड्स का अलग कानून नहीं था, सेल ऑफ गुड्स के भी जो प्रोविजंस थे इट वाज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। बट फिर बाद में जब ये काम बढ़ने लगे, लोगों के ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, तो फिर सरकार को लगा, ब्रिटिश को लगा, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि हमको अब अलग कानून की आवश्यकता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया और यहां से इतने प्रोविजंस को रिपील कर दिया। तो इसको रिपील करना बोलते हैं, जनरली डिलीट करना यूज नहीं करते हम, रिपील बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वर्ड है, तो उसको पूरी तरह से हटा देना, लिखा हुआ है। तो सेक्शंस 76 टू 123 जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे, 1930 में इसको रिपील कर दिया एंड एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वैसे ही इसके बाद भी कुछ सेक्शंस थे, 239 से लेके 266, ये डील करते थे पार्टनरशिप से। जब 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, तो यहां से ये वाले प्रावधान को भी हटाया गया। सो इसके आगे भी सेक्शंस थे वो हटाए गए। सिमिलरली सेक्शंस 239 टू 266, ये पहले पार्टनरशिप का अलग कानून नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो फिर कैसे क्या रूल्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, तो ये पहले इसी में लिखा था। बट ये रिपील किया गया 1932 में, 1932 व्हेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड।
सो 1932 का, इसीलिए आप देखो पार्टनरशिप एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्योंकि उस साल ये बना और ये हटा, ये बना और ये हटा। ठीक है, अब क्या ये बाकी के कानून से अलग है? तो आंसर इज यस। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ? आंसर इज यस। कैसे? बाकी के कानून जो होते हैं ना काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें क्लियरली लिखा होता है ये करना ये नहीं करना, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, सब क्लियर क्लियर लिखा होता है। लेकिन ये जो कानून है, ये कानून ऐसे नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता देते हैं और उस ब्रॉड फ्रेमवर्क में आप अपने हिसाब से रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई मकान खरीदने का, सो मकान खरीदने के बेसिक रूल्स इसमें लिखे हैं कि एक ऑफर होगा, एक एक्सेप्टेंस होगा, ये सब बेसिक रूल्स इसमें लिखे हैं। लेकिन फिर कितने रुपए लेना ये इसमें नहीं लिखा है। बाकी के कानून स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें लिखा है इतने रुपए, अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो इतने रुपए लगेंगे, सो क्लियर लिखा होता है। बट ये कानून वैसा नहीं है, ये कानून थोड़ा अलग है। इसमें एक ब्रॉड पैरामीटर बना दिया है कि इस दायरे में आप रहते हुए अपने खुद के रूल्स बना सकते हो। लाइक कितने रुपए देना, फिर रुपए कब देना ये नहीं लिखा है इसमें। आप जैसा डिसाइड करो, पहले पैसा देना है तो वैसा डिसाइड कर सकती है पार्टीज, आखिर में देना है तो वैसा डिसाइड कर सकते हैं, या ऐसा डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर गुड्स का या प्रॉपर्टी का पोजीशन कब देना, प्रॉपर्टी में आप कब जाके रहोगे, ये सब चीजें खुद पार्टीज डिसाइड कर सकती है। सो ये बाकी के कानून से अलग होता है। बाकी के कानून ऐसे नहीं होते, उसमें ऐसा पावर नहीं होता कि आप खुद डिसाइड करो। बाकी के कानून एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ये कानून अलग है। सो इन द डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप, डायनामिक मीन्स जो चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। कॉन्ट्रैक्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। बाकी के जो ब्रांचेस ऑफ लॉ होते हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अनलाइक अदर ब्रांचेस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डज नॉट इम्पोज दी न्यूमरस राइट्स एंड ड्यूटीज। उसमें ऐसा नहीं लिखा है ये राइट रहेंगे ये ड्यूटीज रहेगी, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि कब पैसा देना, ये क्या राइट ड्यूटीज है, ये आप डिसाइड करो। आज पैसा देना कि कल देना कि एक महीने बाद देना, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। कितना पैसा देना आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इंस्टेड इट एस्टेब्लिशेस द लिमिटिंग प्रिंसिपल्स। एक लिमिट बना दिया उन्होंने, दायरा बना दिया, उस लिमिट के अंदर रहते हुए विद इन विच द पार्टीज कैन क्रिएट देयर ओन राइट्स एंड ड्यूटीज। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाई करता है द लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एड्रेसिंग वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स। बट ये एकदम स्पेसिफिक राइट्स नहीं बताता कि ये करना या वो नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी, you can decide your own terms and conditions. That means आप अपने हिसाब से डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बाकी के कानून से इसीलिए अलग है। बाकी के कानून ऐसे नहीं होते, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट होता है कि ये खरीद रहे ऐसा कर रहे तो बिल्कुल वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ ऐसा नहीं है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसमें रहते हुए आप अपने हिसाब से रूल्स को डिसाइड कर सकते हैं। अब यहां तक कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहां से एग्जाम के हिसाब से पॉइंट्स शुरू होने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी डाउट होंगे तो पूछ लो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2H में। सेक्शन नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, तो 2H डिफाइन करता है। सेक्शन 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, वो बोलता है एग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो दो चीज निकल के आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये चीज डिफाइन की है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहां लिखा है सेक्शन 2H के हिसाब से
एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो दो वर्ड है, पहला है एन एग्रीमेंट, दूसरा है एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दो चीजें निकल के आएगी, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है, दोनों को एक एक करके हम समझते हैं। सो दस द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज टू एलिमेंट्स, एक एन एग्रीमेंट, दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन या अ ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये समझते हैं एक एक करके। पहले हम एग्रीमेंट को समझते हैं। अब एग्रीमेंट यानी क्या, अगर हम बेसिक टर्म्स में जाएं, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो एग्रीमेंट मींस, एक एग्जांपल लेते हैं, समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में। ये कार है और ये बी को पूछ रहा है क्या तुम ये कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में। सो ए क्या कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ए ऑफर कर रहा है, उसको पूछ रहा है। ऑफर का क्या मतलब है, कोई चीज पूछना या कोई चीज बताना। तो ए ऑफर कर रहा है बी को टू सेल द कार, कि मैं कार बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे। और बी बोलता है हां। तो जैसे ही बी ने हां बोला, दैट मीन्स उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस। तो मैंने बताया था आपको ये वर्ड्स जो है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिखेंगे आपको, जो हमने अभी पढ़े कि कबूल होना चाहिए, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसने बोला हाँ। सो ए ने बी को पूछा क्या तुम ये कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोला हाँ। तो जैसे उसने हाँ बोला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हो गया। क्या उसने एग्री किया क्या, तो आंसर इज यस, एग्री किया उसने। एग्रीमेंट का क्या मतलब है, एग्री करना। आपका फ्रेंड पूछता है भाई चल पिज्जा खाने चलते क्या, आप बोलते हैं हाँ चलते, दैट मीन्स यू हैव एग्रीड विथ हिम। आप उसके साथ हाँ बोल रहे हैं, दैट मीन्स एग्री कर रहे हो। तो एग्रीमेंट का मतलब ही वही है कि जब एक व्यक्ति ने कुछ पूछा और दूसरे ने हाँ बोला। सो एग्रीमेंट मीन्स एन ऑफर प्लस एन एक्सेप्टेंस। इसको अगर हम डिफाइन करें, तो जैसे ये ऑफर आया और बी ने जैसे ही हाँ बोला, तो आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें निर्माण हुई। इसमें आप बोल सकते हैं दो प्रॉमिस हो गए। एक ए का प्रॉमिस, ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो कार देगा, और बी का प्रॉमिस क्रिएट हो गया कि वो 1 लाख रुपए देगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एग्री करने से प्रॉमिसेस का निर्माण होता है, प्रॉमिस क्रिएट होते हैं। सो इसको डिफाइन करते वक्त ऐसे ही डिफाइन किया इन्होंने, एग्रीमेंट को डिफाइन किया है, इट इज अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो इन्होंने डिफाइन करते वक्त बोला एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। तो प्रॉमिसेस सेट है ना, सेट यानी एक से ज्यादा। तो यहां पे एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन का मतलब होता है बदले में, फॉर्मिंग कंसीडरेशन। इस पे और चर्चा करेंगे, एक चैप्टर है पूरा, अगला चैप्टर, जिसका नाम ही है कंसीडरेशन। तो ये जो पूरे वर्ड्स है ना, मैंने आपको बताया कि अभी हम ट्रेलर देख रहे हैं, तो हम अभी सिर्फ एक एक वर्ड देख रहे हैं। हम ऑफर पे भी खूब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ऑफर क्या होता है। एक्सेप्टेंस में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिंपली ध्यान रखो कि ऑफर आया, ए ने बी को पूछा क्या तुम ये करोगे, और बी ने बोला हाँ, उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही उसने हाँ बोला, तो दो वादे निर्माण हो गए। एक ए का वादा कि ए कार लाके देगा, दूसरा बी का वादा बी पैसे लाके देगा। सो ये दोनों प्रोमिसेस क्रिएट हो गए। और डेफिनेशन वही बोलती है, सेक्शन 2E defines the word agreement as when every promise and every set of promise are for the consideration of each other। अब consideration यानी क्या, बदले में। ए कार क्यों दे रहा है, क्योंकि बदले में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 1 लाख के बदले में कार दे रहा है, तो ये प्रॉमिस के बदले ये प्रॉमिस कर रहा। अगर ए को बी 1 लाख रुपए नहीं देगा, तो क्या वो कार देगा, तो नहीं, दैट मीन्स वो बदले में है। इसी को हम कंसीडरेशन बोलते हैं। कंसीडरेशन का मतलब है इन रिटर्न, बदले में। ठीक है, सो आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये पूरा वर्ड। तो अभी ध्यान दो कि जब ए प्रॉमिस कर रहा है वो कार देगा, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि बदले में 1 लाख रुपए मिलेंगे। बी 1 लाख रुपए देने का वादा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको बदले में कार मिल रही है। सो दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे के बदले में हैं, और यही चीज डेफिनेशन बोलती है। सो
कंसिडरेशन दोनों एक दूसरे के बदले में जब प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ए ने प्रॉमिस किया कार देना, बी ने प्रॉमिस किया पैसे देना, दोनों एक दूसरे के बदले में दे रहे हैं, वही चीज एग्रीमेंट है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट मीन्स दोनों प्रॉमिसेस हैं, तो प्रॉमिसेस को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं। और फिर प्रॉमिस वर्ड को भी डिफाइन किया है। प्रॉमिस कब होता है, वादा कब क्रिएट होता है, वादों का निर्माण कब होता है? जब एक व्यक्ति ने पूछा था और दूसरे ने हाँ बोला था, तभी वादा क्रिएट हुआ था। तो इसको डिफाइन इन्होंने किया, इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। फिर हम अगर देखें तो हम आए कहां पे, एक्सेप्टेड प्रपोजल। आप ऑफर को प्रपोजल बोल सकते हैं, एक्चुअली प्रपोजल और ऑफर दोनों एक ही वर्ड है, सिनोनिमस है। सो एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो इसको आप ऑफर भी बोलो तो भी चलेगा, या इसको आप प्रपोजल भी बोल सकते हो। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूजेस द वर्ड प्रपोजल, सो उसमें ऑफर वर्ड डिफाइन नहीं किया है, बट जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में ऑफर यूज करते हैं, और इसीलिए कानून में ऑफर वर्ड देखने को मिलता है। नहीं तो एक्ट की जब आप एक्चुअल लैंग्वेज देखोगे, उसमें डेफिनेशन प्रपोजल की है, ऑफर की डेफिनेशन नहीं है। तो दोनों एक ही चीज है। आप बोल रहे हैं किसी ने प्रपोजल दिया या ऑफर दिया, दैट मीन्स एक ही चीज है, ठीक है। सो एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने हाँ बोला, तभी तो वादों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए प्रॉमिस को डिफाइन किया है, प्रॉमिस मीन्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। और अगर हम एक्सेप्टेड प्रपोजल को और साधारण भाषा में तोड़ दें, तो इसका मतलब आता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब प्रॉमिस बनेगा। जब प्रॉमिसेस एक दूसरे के बदले में देंगे तो एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। सो इसको हमने डिफाइन किया है, ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये सब लिखा है, ये सब डेफिनेशन बोल रही है। सो ये एक हिस्सा हुआ डेफिनेशन का। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, हम दोनों चीज पढ़ने वाले, अभी एग्रीमेंट देख रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है। अभी सिंपली एग्रीमेंट पे फोकस करो। एग्रीमेंट कब होगा, जब वो हाँ बोलेगा। अगर ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोल दिया नहीं, तो क्या एग्रीमेंट हुआ क्या? तो नहीं। एग्रीमेंट तभी होगा जब वो हाँ बोलेगा, तो ही शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो देयर इज नो एग्रीमेंट। सो दोनों चीजें होना चाहिए, एक ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस। तो पहली डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट को डिफाइन किया, एग्रीमेंट मींस एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, प्रोमिसेस। या आप इसको तोड़ के अगर सिंपली डायरेक्टली ये भी बोलेंगे तो चलेगा। आप एग्रीमेंट को डायरेक्टली ये बोलेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो भी सही है, ठीक है। इनफैक्ट आगे हम वही देखेंगे, अभी हम पूरा एनालाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम तोड़ तोड़ के आ रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को डिफाइन अगर करेंगे तो सेक्शन 2E बोलता है कि एग्रीमेंट में प्रॉमिसेस क्रिएट होना चाहिए, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बदले में। एंड फिर प्रॉमिस को डिफाइन किया है सेक्शन 2B, जो बोलता है इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, ठीक है। सेक्शंस याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। सो पहले एग्रीमेंट, हम अभी एग्रीमेंट पे चर्चा करेंगे। एग्रीमेंट की चर्चा जब खत्म होगी, फिर जाके हम ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले एग्रीमेंट अच्छे से समझेंगे। सो एग्रीमेंट को डिफाइन कैसे किया था? एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस, हर वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, लेकिन कैसा? फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन का मतलब है बदले में, तो इन रिटर्न, ठीक है। रिटर्न यानी लिखित रूप में नहीं, रिटर्न यानी बदले में। तो कार के बदले में पैसे, पैसे के बदले में कार, ठीक है। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फिर प्रॉमिस क्या है? अब ये प्रॉमिस वर्ड को फिर डिफाइन किया है आगे। प्रॉमिस इज डिफाइंड एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। सो नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस? प्रॉमिस इज डिफाइंड एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। फॉर मीन्स बिकॉज, इंग्लिश थोड़ी अजीब लैंग्वेज है, कभी कभी बिकॉज के जगह फॉर लिखते हैं हम, ठीक है। तो फॉर सेक्शन 2B सेज, बिकॉज सेक्शन 2B says a proposal when accepted becomes promise। तो एक ऑफर जब एक्सेप्ट किया गया तब वो प्रॉमिस बना।
दस एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, और इसीलिए एग्रीमेंट को हम डिफाइन करेंगे एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो पहले एग्रीमेंट से हम आए प्रॉमिस पे, और प्रॉमिस से आए एक्सेप्टेड प्रपोजल पे, तो एग्रीमेंट को डायरेक्टली हम एक्सेप्टेड प्रपोजल बोल सकते हैं, और अगर आसान शब्दों में बोले तो हम एग्रीमेंट को ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेड प्रपोजल, एक प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिली तब जाके वो एक एग्रीमेंट बना। ठीक है, सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कभी कभी हिंदी बोल देता हूं मैं ज्यादा, सो हिंदी का अच्छा वक्ता हूं मैं, बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हिंदी बोलना, बट अच्छा बोलता हूं मैं। इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल ही लेता हूँ, सीखा हूँ थोड़ी। चलो, हिंदी तो सीखना नहीं पड़ता, अपने आप सीख जाते। चलो खैर, एग्रीमेंट को फिर हम अगर डिफाइन करें तो इट इज एन ऑफर प्लस एन एक्सेप्टेंस। सो द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन कम्स डाउन टू दिस: एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी, जैसे अपने केस में ए, मेक्स अ प्रपोजल, या प्रपोजल को ही हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं ऑफर, बोथ आर सिनोनिमस व्हिच कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, टू द अदर पार्टी बी। So one party A makes an offer to other party B, and that other party B gives his acceptance. So gives his acceptance there too. Thus there should be exchange of promises. वही चीज लिखी है, promises exchange हो रही है, एक दूसरे के बदले में है, तो exchange of promises. There must be two or more persons to make an agreement. जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए। जैसे आपको मैंने शर्मा सर का एग्जाम्पल बताया था, बताना मत सर को, मैं बताया था ना, सर समझाते थे ट्रांजैक्शन, मैंने ये खीसे से पैसे निकाले, ये खीसे में डाले, ट्रांजैक्शन हुआ क्या? तो नहीं हुआ। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग चाहिए ना। जब हम एग्री कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी तो चाहिए, हम खुद से एग्री नहीं कर सकते। मैंने ये जेब से पैसे निकाले, यहां रखा, यहां से मोबाइल निकाला, यहां रखा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? तो नहीं, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो जनों का होना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ टाइम हो गया है, बस इतना पढ़ के अपन खत्म करते हैं। तो देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स टू मेक एन एग्रीमेंट, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ हिमसेल्फ। साथ ही साथ एक और पॉइंट होना चाहिए, देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम। मैंने बोला था ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो हैरी पॉटर के स्पेल लगते हैं। इसके ऊपर भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब पूरा चैप्टर एक अलग नाम से नहीं है, पहले अलग नाम से था फ्री कंसेंट, अब ये कंसेंसस एड इडम को हम अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका, इसके बाद कंसिडरेशन, फिर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, उसमें हम कंसेंसस एड इडम पढ़ेंगे। मैं कल की क्लास में ये पॉइंट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी बचा है, तो अगली क्लास में अगर मैं आगे बढ़ गया तो मुझे याद दिलाना, सर ये वाला पॉइंट बचा था। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं। आज से हमने अब पढ़ाई चालू की है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चंस आना चालू होंगे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पढ़ाई उसके ऊपर तक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, चांस एकदम ना के बराबर है, बट यहाँ से अब पढ़ाई चालू होगी। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।